हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और जल्दी से भैया एक बार कमेंट करके बताइए आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। मुनीष भाई, चलिए एक बार जल्दी से सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताओ भैया आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। जी हाँ भाई, आज होगा हमारा पेपर नंबर 10। जल्दी से कमेंट करके बताओ आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। कमल कुमार, विक्रम कुमार जी गुड इवनिंग। बंटी कुमार, कृष्ण, कमल, एक हमारे बोलोरो साहब भी आ गए, बहुत बढ़िया भाई। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमारा है पेपर नंबर 10 की हम शुरुआत कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास के साथ जुड़ चुके हैं मैं आपको बता दूं, प्यारे विद्यार्थियों हम कर रहे हैं 2024 के 62 पेपरों का सॉल्यूशन। और इससे पहले हम 9 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। उनका पीडीएफ जो है वो आप डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। जी हां, अब से पहले जितने भी पेपर किए हैं मैंने कल 9 के 9 पेपर अपलोड कर दिए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और आज हम पेपर नंबर 10 की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे भाई, बार बार का काम नहीं है, जितने भी भाई लाइव क्लास के साथ जुड़ चुके हैं सभी दोस्त वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। ये रहा आज का पेपर, लगने वाला है पेपर भाई। चलिए, अनवर, विक्रम, अमन, तन्वी, सबको नमस्कार। भैया एक बार वीडियो को लाइक कर लो, तब तक आपका पेपर ओपन हो रहा है। जल्दी से एक बार जितने भी भाई लाइव क्लास के साथ जुड़ चुके हैं सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको बीच में परेशान नहीं किया जाए। एक बार भैया हरकेश भाई जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी आपके एजुकेशन ग्रुप है, ताकि हम पेपर को स्टार्ट कर सके। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम कर रहे हैं लोको पायलट 2024 का पेपर नंबर हम कर रहे हैं 10। ये पेपर 28/11/2024 को पहली शिफ्ट का पेपर होगा। और इसका पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार इसका पेपर है। तो जिस भी भाई के पेपर आया होगा 2024 के अंदर जो एग्जाम हुई है, तो समझ लेना मेरा भाई पेपर सीधा था, इतना खतरनाक नहीं है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दी जाए, अन्य कारकों में परिवर्तन नहीं किया जाए, तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। और मैं आज कह रहा हूं मेरे भाई, इस क्वेश्चन से जुड़े हुए क्वेश्चंस आगे भी पेपरों में आएंगे और आपकी जो परीक्षा होने वाली है ग्रुप डी की, वहां पर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि प्रतिरोध जो है चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। जी हां, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब तो ये होता है दोस्तों, अगर हम चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, और यदि हम चालक तार की लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी घटेगा। और चीजें नहीं बदलनी है, केवल हम लंबाई बदलने की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है, यदि चालक तार की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, दोस्तों समानुपाती में चीजें बराबर बढ़ती है। अगर लंबाई को 3 गुना कर दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाता है दोस्तों। जी हां, 3 गुना हो जाएगा। 3R, प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। ध्यान रखना, ये तो रहा
एक क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको इसका एक दूसरा क्वेश्चन और बता देता हूं। दोस्तों आपने पक्का पढ़ा होगा कि प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये होता है कि मोटाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा, और अगर मोटाई कम करोगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए आगामी परीक्षाओं के लिए। एक क्वेश्चन और यहीं पे सीख लीजिए दोस्तों, प्रतिरोध R बराबर रो एल अपॉन ए होता है। मेरे भाई इस रिलेशन को भी सीखना, ये आगामी सब परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। प्रतिरोध R बराबर रो, ये रो है जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं दोस्तों। प्रतिरोध R बराबर रो एल अपॉन ए होता है। यहीं से एक चीज और सीख लीजिए, अगर आपको रो निकालना है तो रो निकालने का फॉर्मूला है आर ए अपॉन एल, और इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। वापस सुनिए सब चीजों को, टारगेट क्वेश्चन टिक करना नहीं है। अगर क्वेश्चन टिक करना होता तो शायद अब तक मैं पूरे ही 62 पेपर करा चुका होता, लेकिन मेरा टारगेट है उस क्वेश्चन को सिखाना और उसके आसपास के सभी क्वेश्चनों को तैयार कराना। एक बार वापस से सुनिए दोस्तों, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती में चीजें समान बढ़ती है। अगर लंबाई 3 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी 3 गुना होगा, लंबाई 10 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी 10 गुना होगा। एक अगला पॉइंट है, प्रतिरोध जो है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती में चीजें क्या चलती है, उल्टी चलती है। अगर मोटाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, और अगर मोटाई कम करोगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों, प्रतिरोध R बराबर रो एल अपॉन ए होता है। ये फॉर्मूला बहुत काम में आने वाला है मेरा भाई, बिल्कुल मोस्ट टू मोस्ट कर लीजिए। ये फॉर्मूला बहुत काम में आया है और आगे भी आएगा। अंकित कुमार जी बिहार से बहुत बढ़िया, कालू राम, राजवीर, सबको मेरा नमस्कार। चलिए ये था आज का पहला क्वेश्चन, क्लियर है? एक बार यस का मैसेज कर दीजिए भाई। ये पहला क्वेश्चन क्लियर है आपका? जल्दी से एक बार यस का मैसेज करिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके चलूं। जी हां दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरे चैनल पे कोई नया स्टूडेंट है तो मैं आपको बता दूं कि आप विज्ञान पढ़ सकते हैं बिल्कुल कम से कम फीस में, और जिसको अगर ये फीस भी ज्यादा लगे तो मेरा भाई अब क्या करूं आपके लिए फिर। तो मैं दोस्तों, आप जो है ना, मेरा पूरा साइंस का जो बैच है 200 घंटे की क्लासें है, और समय निकाल के 200 घंटे की क्लास आप पढ़ डालिए। और इस बैच की जो फीस रखी है मैंने 299 है। जी हाँ, 299 रुपए में आप विज्ञान पढ़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आप विज्ञान अच्छा करना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो चीजों को और अच्छा, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर जाइए। दिन में आपको कम से कम 2 से 3 वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बैच के अंदर मैं आपको दे रहा हूं 200 घंटे की क्लासें। जी हां दोस्तों, इस बैच के अंदर आपको 200 घंटे की क्लास में दे रहा हूं। आपको एक दिन में कम से कम 2 से 3 वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके ये आपका साइंस कवर होगा दोस्तों। 2 से 3 वीडियो आपको एक दिन में देखना पड़ेगा। 200 घंटे में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है, और बाकी का लाइव बैच भी चल रहा है, बुक भी आप मंगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसको हम मायोपिया कहते हैं, कि एक सामान्य समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। दोस्तों बात हो रही है मायोपिया की। एक बार इधर देख लो दोस्तों, मायोपिया जिसको हम निकट, शॉर्ट में लिख देता हूं निकट दृष्टि दोष रोग। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। निकट की वस्तु, इस रोग में व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। इसके बाद इस रोग में व्यक्ति को दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस रोग में
लेंस की फोकस दूरी जो है, लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है बताइए भैया। निकट दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। नियम यह है कि प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए था, नियम यह है कि प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पे बनना चाहिए था, लेकिन इस रोग में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन जाता है। तो इस रोग के निवारण के लिए, इस रोग के निवारण के लिए चश्मे में दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए हम अप्तल लेंस का यूज करते हैं, अप्तल लेंस का यूज करते हैं दोस्तों। अप्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं एक बार बताना भाई। अपसारी लेंस, एक बार कंफर्म कर लीजिए सब कुछ चीजें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको मायोपिया की बीमारी है तो आप एक उचित क्षमता वाला अप्तल लेंस का यूज करेंगे दोस्तों। अगर इसमें से कुछ आपको कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, बाकी का एकदम मैंने सब कुछ साफ सुथरा लिख दिया है। भैया अप्तल लेंस का ही दूसरा नाम है अपसारी लेंस, क्योंकि अप्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। अप्तल लेंस प्रकाश की किरणों को डाइवर्ट करता है, इसलिए हम इसको अपसारी लेंस कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, कालूराम जी, भजन लाल मीणा। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए दोस्तों, ये है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य रिक्त स्थान होता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक तो हमारा होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारे पास एक इस तरह का सीधा चालक तार है। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं दोस्तों, तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से संकेंद्रीय पैटर्न हमें दिखाई देता है। और एक चीज और क्लियर कर दूं, दूर जाने पर बल रेखाएं दूर हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो भी कम पड़ता हुआ जाएगा। दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मान है वो कमजोर पड़ता जाता है दोस्तों। लेकिन यहां पर जो चर्चा हुई है ये है एक वृत्ताकार पास की। जैसे आपने कभी परिनालिका के बारे में सुना होगा, तो इस परिनालिका के बारे में सुना होगा, वहां पर भी हम कुछ इस तरह का बेलनाकार आकृति के लूप बनाते हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको एक धारावाही वृत्ताकार पास की बात कर रहा हूं। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं दोस्तों, तो इसके मध्य भाग से इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होती है वो अधिकतम होती है। केंद्र पर प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है, उनकी स्थिति देखी जाती है। तो सबसे जो प्रबल जो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा यहां पर, वो कहां पर होगा, आपके केंद्र पर होगा। कहां पर होगा, केंद्र पर होगा। जी हां, वी राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग एंटीसिड प्रति अम्ल के एक घटक के रूप में किया जाता है। सीधा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत अच्छे से ये एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के दूसरे चैप्टर में लिखा हुआ है दोस्तों। अगर हमारे पेट में अम्लता ज्यादा हो रही है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि ये आपका आमाशय है और आमाशय से क्या निकलता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता रहता है दोस्तों। जब पेट में HCl ज्यादा निकलता है तो खट्टी डकार आती है। जब पेट में HCl ज्यादा निकलता है तो खट्टी डकारें आती है।
तो इस खट्टेपन को कम करने के लिए, इस खट्टेपन को कम करने के लिए, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हम दो चीज यूज कर सकते हैं। अगर HCl की मात्रा बढ़ रही है, अम्लता की मात्रा बढ़ रही है, तो इसमें क्षार डालिए, क्षार डालिए। तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा या मीठा सोडा कहते हैं, मेरा भाई डालिए मीठा सोडा और आराम से इसकी अम्लता को आप कम कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट ये आपकी पेट की अम्लता को दूर करने के काम में आती है। इसके अलावा आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे इनो में आती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच का मान 10 होता है। ये एक क्षारीय प्रकृति का पदार्थ होता है दोस्तों। तो अम्लता बढ़ रही है, अम्लता बढ़ रही है, सीधी सी कहानी है। अम्ल बढ़ रहा है तो उसको काटने के लिए उसमें हमें क्षार डालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जा रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट। मन्ना मीणा, दिनेश कुमार, मनोज भाई, हाँ भाई सब कुछ ठीक है। गुरुदेव को प्रणाम, अब साइको से फ्री हो गए हैं, आपकी दया, सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। भगवान करे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप आगे परेशान नहीं हो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक एल्कोहल के रूप में वर्गीकृत है? बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पहचानो आप, इस क्वेश्चन को पहचानो, मजा आएगा। ये क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के चौथे चैप्टर के अंदर इस क्वेश्चन को समझाया गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने कुछ क्रियात्मक समूहों के बारे में पढ़ा हो जहां पर पीछे OH लगा होता है, तो ये एल्कोहल को दिखाता है। अगर प्यारे विद्यार्थियों, अगर OH लगा है तो ये आपके एल्कोहल को दिखा देगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर केवल O लिखा है तो ये कीटोन को दिखाता है। किसको दिखाता है? कीटोन को दिखाता है। इसके अलावा CHO है, ये एल्डिहाइड ग्रुप को दिखाता है। ये COOH है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल को दिखाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहां पर यह पहचान करनी है कि किस फॉर्मूले के पीछे OH आ रहा है, क्योंकि OH वाले जो है ना वो एल्कोहल को दर्शाते हैं। जैसे आपने देखा होगा CH3OH मेथेनॉल, C2H5OH एथेनॉल, C3H7OH ये है मेथेनॉल, ये है एथेनॉल, ये है प्रोपेनॉल, ये है प्रोपेनॉल। समझने की कोशिश करिए, एक ऐसा फॉर्मूला मुझे मिल जाए जिसके पीछे OH लगा हो, ऑल, प्रोपेनॉल, ऑल ऑल प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड अलग चीज है, कीटोन अलग चीज है, कार्बोऑक्सिलिक अम्ल अलग चीज है। ये तो प्रोपेनोइक ओइक एसिड है, ओइक एसिड है। प्रोपेनॉन ये कीटोन ग्रुप का है, कीटोन ग्रुप का है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने की कहानी है कि इन्होंने बस ये देख रहे हैं कि किस फॉर्मूले के पीछे OH की आवाज आ रही है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, आराम से पढ़िए, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को पढ़ के। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे। एक बात और क्लियर कर दूं, जब ऐसे क्वेश्चंस परीक्षा के अंदर आते हैं तो मेरा भाई, कुछ भाई तो देख के ही घबरा जाते हैं। पढ़ने की दूर की बात है, क्वेश्चन देखते ही घबरा जाएंगे। इसलिए कोशिश करें, क्वेश्चन बड़ा है तो उसको शांति से पढ़े, एक ही बार में चीज को समझते चलिए। जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? प्यारे विद्यार्थी, एक छोटी सी कहानी तो यह है कि पानी लेना है और उस पानी में धीरे धीरे अम्ल मिलाना है। पहले इस लाइन सुनो, इसको दूर करिए। दोस्तों, मेरे पास पानी है, उस पानी में धीरे धीरे अम्ल मिलाओ।
सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको सुनो। पानी में धीरे धीरे अम्ल मिलाना है, न कि उल्टा मत कर देना। प्यारे विद्यार्थियों, उल्टा मत कर देना। अगर आपके पास अम्ल है, पता चले कि आप अम्ल में क्या डाल रहे हो, पानी, भाई ऐसा नहीं करते। विज्ञान इसके लिए मना करती है। विज्ञान इसके लिए ऐसा मना करती है कि अगर आप अम्ल में पानी डालते हो तो अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, जिससे जो हमारी परख नली वगैरह होती है वो टूट जाती है। पहले तो इस शब्द को पकड़िए, क्योंकि ये शब्द ग्रुप डी में पूछा हुआ है कि पानी में अम्ल डालना है या अम्ल में पानी डालना है। चकराव मतो, बात को समझिए। तो साफ सुथरी सी बात है कि पानी में धीरे धीरे अम्ल मिलाना है। ठीक है, मिला दिया। अब ये है दोस्तों, जब जल की क्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या होगा। पहला क्वेश्चन, प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी एक अम्ल ले लू, HCl, हाइड्रोक्लोरिक, और इसकी क्रिया किससे करा दो, जल के साथ करा दो, जल के साथ करा दो, तो क्या बनेगा। अब यहां पर बनता है, मेन जो चीज है ना वो है हाइड्रोनियम आयन। मेन जो चीज है ना वो है हाइड्रोनियम आयन। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो मेन चीज बनती है वो हाइड्रोनियम आयन बनेगा। इसको पकड़िए, इसमें जो मेन चीज बनती है वो हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और साथ में क्लोरीन माइनस आयन। दोस्तों इसको पकड़िए एक बार। इसमें इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोक्सिल आयन नहीं, इसमें प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है नहीं, इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है। एक बार वापस इसको समझिए, वापस समझिए इसको। प्यारे विद्यार्थियों, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो ऐसे रिएक्शन होगी। कोई अम्ल है, उसकी क्रिया जल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है। H+ नहीं, हाइड्रोनियम आयन बनते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नरेंद्र भाई, सी राइट। चलिए भाई मुन्नाराम सैनी, सी जे राइट आंसर। एक और क्वेश्चन सीधा है, सीधा क्वेश्चन है, आराम से समझना है, मजा आ जाएगा। मैं इससे रिलेटेड आपको 6-7 बातें बोलूंगा, उनको ध्यान से सुनना। निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क प्रत्येक कोशिका गुच्छ जुड़ा होता है। दोस्तों ये कह रहा है नेफ्रॉन का, ये नेफ्रॉन की संरचना है। दोस्तों चित्र जरूर देख के जाना, ये नेफ्रॉन की संरचना है। तो वो जो अभी चर्चा हो रही है ना वो इसकी हो रही है, ये कप जैसी आकृति है। ये जो कप प्याले जैसी आकृति है, इसको हम मेरे भाई क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोमेन संपुट बोलते हैं दोस्तों। और ये यही पूछ रहा है वो। फिर इसके अंदर जो नली आती है इसको हम बोलते हैं अभिभाई धमनी, और ये बनता है ग्लोमेरुलस, ये है अपवाही धमनी। सब कुछ क्लियर कर लेना, ये अभिभाई धमनी है, अभिभाई धमनी है, धमनी है, जी हां धमनी है। ये अपवाही धमनी है, ये अपवाही धमनी, अपवाही धमनी है। दोनों धमनी है, दोनों धमनी है दोस्तों। ये अंदर जो है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, 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 केसी का गुच्छे से कहते हैं। और ये प्याले जैसी आकृति है, इसको हम बोलते हैं बोमेन संपुट। इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और यहां से आगे एक यू आकार की स्ट्रक्चर होती है, इसको पक्का याद रखना आएगा। हेनले का लूप है मेरा भाई, ये शब्द काफी बार परीक्षा में पूछा है कि हेनले का लूप कहां है, हेनले का लूप कहां देखने को मिलता है। तो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, और इसके आगे आता है दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसके आगे आता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन में केवल इतना सा पूछा है कि प्याले जैसी आकृति होती है उसको हम बोमेन संपुट कहते हैं दोस्तों, बोमेन झिल्ली या बोमेन संपुट। यहीं से ब्लड में से अशुद्धियां छनती है।
जी हाँ दोस्तों, यहीं से ब्लड में से अशुद्धियां छनती है और ब्लड में से अशुद्धि छन के समीपस्थ कुंडलित नलिका में आ जाती है। मेरा भाई सुन एक और क्वेश्चन। समीपस्थ कुंडलित नलिका का जो मेन काम है वो है पदार्थों का पुनः अवशोषण। एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, बोमेन संपुट मेन काम ब्लड में से अशुद्धियों को छानना। ब्लड में से अशुद्धियां छन के यहां जाती है। पदार्थों का पुनः अवशोषण, कुछ काम की चीजें छन जाती है तो पदार्थों का पुनः अवशोषण कहां होता है? समीपस्थ कुंडलित नलिका में। कुछ अवशोषण हेनले के लूप में होता है, कुछ अवशोषण दूरस्थ कुंडलित नलिका में होता है। मेरा भाई ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, सही जवाब बोमेन संपुट। नहीं 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 नहीं, वो आपसे ये पूछ रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है? कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक प्रत्येक केशिका गुच्छ जुड़ा होता है। तो केशिका गुच्छ तो यहां जुड़ा होता ही है, केशिका गुच्छ तो यहां जुड़ा होता है। बात इस प्याले जैसी आकृति की हो रही है जिसका नाम बोमेन संपुट है। गणित या रीजनिंग की क्लास के लिए भैया, गणित में तो यही साइंस पढ़ाता हूं दोस्तों। देखिए, आप पढ़े लिखे हो, अच्छे स्टूडेंट्स हो, जिसको जो टीचर अच्छा लग रहा है ना उस चैनल पे जाके पढ़ लीजिए। आजकल तो यार आपको बहुत सारे मैथ के टीचर, बहुत सारे रीजनिंग के टीचर, आपको जहां जो टीचर पसंद आए आप उसको पकड़ लीजिए। और मेरी ये सलाह है, आप इधर उधर मत भटकिए जिससे आपको लग रहा है। और एक चीज मैं छोटी सी सलाह ये दे रहा हूं कि कोशिश मत करना कि हर चीज आप यूट्यूब से सीख जाओ, वो आपकी मर्जी है। हमारा काम यहाँ प्रैक्टिस कराना है, प्रयास करें हम। लेकिन मेरी पर्सनल आपको राय, अगर कोई भाई ये कह रहा हो कि मैं यूट्यूब से ही सिलेक्शन ले जाऊं तो बहुत अच्छी बात है भाई, पढ़ लीजिए। बाकी इतना जरूर कह रहा हूं, आप यूट्यूब पर प्रैक्टिस करिए, पढ़िए यूट्यूब पर। लेकिन आप किसी भी टीचर का एक सस्ता सा कोर्स लेके एक बार अपना सब्जेक्ट जरूर पढ़िए, एक बार अपना सब्जेक्ट जरूर पढ़िए मेरे भाई। बाकी आपकी मर्जी है भाई, हम तो आपसे कह ही सकते हैं भाई, हर हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर पकड़िए, एक टीचर पकड़िए बस। एक चैनल से एक टीचर पकड़ो, जो अच्छा लगता है उससे पढ़ो और उसी के साथ परीक्षा तक जुड़े रहो। भगवान ने चाही वो टीचर आपका सिलेक्शन कराएगा, क्योंकि कोई भी टीचर कमी नहीं छोड़ता है। वो अपनी तरफ से पूरी पर्सनल टीचर पकड़िए। ये झुंड को छोड़िए, झुंड को छोड़ो भाई। मैंने भी टीचर लगाए हैं, मैंने भी कोशिश की है। लेकिन जो मेरी सलाह है आप भाइयों के लिए, अपना एक चैनल पकड़ो, पर्सनल टीचर पकड़िए। एक ही जगह पर ये झुंड है ना, झुंड है, झुंड में कोई ना कोई बीमारी जरूर पैदा हो जाती है। कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन उस झुंड के अंदर कोई ना कोई बीमारी जरूर हो जाती है। तो ये मेरी सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 8। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 जूल है। पिंड का वेग क्या होगा? दोस्तों, आपको क्वेश्चन भले ही अटपटा लग रहा हो, समझने की कोशिश करिए। द्रव्यमान दे रखा है 2 किलोग्राम, पिंड की गतिज ऊर्जा दे रखी है 100 जूल। कह रहा है कि पिंड का वेग ज्ञात करो। गुरुजी, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपने बता रखा है हाफ mv²। ठीक है, आपको इस बार काइनेटिक एनर्जी का मान 100 जूल दे रखा है। 1/2, द्रव्यमान कितना है? 2, वेग का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। मेरा भाई करो कोशिश। 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 100 बराबर b²। मेरे भाई आपको v ज्ञात करना है तो अंडर रूट लगाइए, 100 का उत्तर आपका निकलेगा 10। काइनेटिक क्या ज्ञात कर रहे हो? वेग, मीटर प्रति सेकंड में उत्तर लगेगा। वेग ज्ञात कर रहे हो 10 मीटर प्रति सेकंड, इसका जवाब जाएगा। समय मीणा जी v, अमित कुमार जी 10, नरेंद्र भी v, सबाई माधोपुर से भाई बहुत बढ़िया भाई।
अरे 100 कहां से ला रहा मुरली मनोहर जोशी? अरे अंडर रूट में भी तो घुसा दादा इसको। 100 कहां से ला रहा है? उसको अंडर रूट में घुसाओ, इधर स्क्वायर लग रहा है, वी स्क्वायर होता है ये। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। जब चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है तो किस प्रकार? बढ़िया क्वेश्चन है। छोटी छोटी अभिक्रियाएं, छोटी छोटी अभिक्रियाएं बड़ा आनंद देती है दोस्तों। ये है हमारी कौन सी अभिक्रिया है? कमेंट करके बताइए। कौन सी अभिक्रिया है? कमेंट करके बताओ। देखिए दोस्तों, पहले आप इसको सीखो। चूना पत्थर है, चूना पत्थर है। अब बात ये ना कि अगर फॉर्मूले नहीं आए, जो जान रहे वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नए बच्चे, मेरा भाई प्लीज पहले चीजों को थोड़ा सीखने की कोशिश करो। चूना पत्थर, गुरुजी चूना पत्थर, हाँ चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर है। संगमरमर का फॉर्मूला है ये चौक का फॉर्मूला है। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम चूना पत्थर को गर्म करते हैं, जब हम चूने पत्थर को गर्म करते हैं तो ये चूना पत्थर जो है बिना बुझा चूना, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस इस क्रिया में बाहर निकलेगी। दोस्तों यहां हो क्या रहा है? यहां पर कोई एक पदार्थ जो है कोई एक पदार्थ है, कोई एक पदार्थ है। ये एक पदार्थ को जब हम गर्म कर रहे हैं तो ये दो या दो से अधिक हिस्सों में टूट रहा है। इस क्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को अपघटन अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया का नाम है वियोजन अभिक्रिया। इसका सही नाम है ऊष्मीय अपघटन, क्योंकि गर्म देकर इसको तोड़ा जा रहा है, अपघटन कहते हैं। यह है इसका सही जवाब, ऊष्मीय अपघटन। अपघटन तो है ये भैया। एक होता है संयोजन, जिसको योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एक होता है वियोजन, जिसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ये कैसा अपघटन है? ये चीज को गर्म करके तोड़ रहे हैं, गर्म करके तोड़ रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। कोई एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक हिस्सों में टूट रहा है। एकल अभिकारक, एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहा है दोस्तों। ये द्विविस्थापन नहीं है। आहा, द्विविस्थापन में क्या होता है मेरा भाई? दोनों आयंस चेंज होते हैं। ए इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जाके जुड़ता है, आयंस का ट्रांसफर होता है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 10। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी में है, परमाणु वाले चैप्टर में हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या कितनी होती है? प्यारे विद्यार्थियों, स्पेशली हमारी 9वीं क्लास में जब हम परमाणु को समझते हैं तो वहां पर परमाणु में मेनली हाइड्रोजन की बात की जाती है। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन जो परमाणु है इसकी त्रिज्या 10 की पावर माइनस 10 मीटर होती है। 10 की पावर माइनस 10 मीटर, जिसको हम एक एंग्स्ट्रम भी कह सकते हैं। 10 की पावर 10 मीटर या एक एंग्स्ट्रम इसे कहा जाता है। इसकी जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है दोस्तों, अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक की त्रिज्या पूछूं, नाभिक की त्रिज्या, तो ये 10 की पावर माइनस 15 मीटर होती है दोस्तों। नाभिक की त्रिज्या अलग है, और यहां पर ये पूरी परमाणु की पूछी है, न कि नाभिक की नहीं, परमाणु की त्रिज्या पूछी है। क्वेश्चन नंबर 11, इसको करिए, बढ़िया क्वेश्चन है और मोस्ट भी है, मजा आएगा, करते रहो।
क्वेश्चन नंबर 11, आराम से पढ़िए, समय निकालिए, करिए। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा है डाबरा क्लासेज, स्पेस मत देना। इस क्लास का पीडीएफ आपको डाबरा क्लासेज टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको विज्ञान पढ़ना है तो विज्ञान का लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके पढ़ सकते हो। और हम एक सब्जेक्ट पढ़ाने की फीस 99 रुपए आपसे ले रहे हैं। 99 रुपए में फिजिक्स, 99 रुपए में केमिस्ट्री, 99 रुपए में बायोलॉजी हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, हो गया? हो गया तो मैं सिखा देता हूं। सीख तो खैर आपने लिया होगा। दोस्तों, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद है। द्रव्यमान है 0.5 किलोग्राम। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ये कोई हमारी गेंद है, सीखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। और इसको ऊपर की ओर फेंका जाएगा और यह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। हाइट दे रखी है 20 मीटर, द्रव्यमान दे रखा है 0.5 किलोग्राम। दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं मेरे भाई, एक छोटी सी बात मैं ये कह रहा हूं, जब भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं ना तो अंतिम वेग अपने आप 0 हो जाता है। प्लीज इस लाइन को सीख लो। जब भी ये पॉइंट है इसको एकदम क्लियर कर लीजिए। अरे बोलोरो सर्फ के पैर नहीं होते हैं। बोलोरो साहब, सर्फ के पैर ही नहीं होते हैं। आपने देखे क्या? देखिए मेरे भाई, जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो ये फिक्स है, उसका अंतिम वेग 0 होगा। ये लाइन है, आप इसको नोट करिए अपनी कॉपी में। जब भी मान लो आपके पास कोई पत्थर है, आप इसको ऊपर फेंको तो वो कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा, कहीं ना कहीं तो लास्ट में उसका वेग 0 होना है। तो अंतिम वेग इसका क्या है? 0 है। प्यारे विद्यार्थियों, गेंद का प्रारंभिक वेग पूछा है, आपसे पूछा है कि गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। अगर आपको जी का मान नहीं दे रखा तो वैसे तो 9.8 होता है, लेकिन मैं यहां पर जी का मान 10 मान के इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं। 10 मान के हाँ, 10 मान के। एक बार और देख लेता हूं क्वेश्चन में। जी हाँ, जी का मान आप 10 मान के करिए इसको। ठीक है, अब सुनिए दोस्तों, यहां पर आपको कह रहा है कि प्रारंभिक वेग ज्ञात करना यू। अब एक बात बताओ, गति का पहला समीकरण b बराबर u माइनस जीटी। जीटी माइनस क्यों सर? क्योंकि जब भी हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, एक बहुत अच्छी लाइन, एक बहुत अच्छी लाइन दोस्तों, आपको पता है कि हमारे पास 3 फॉर्मूले ये है। b बराबर, पहले अंतिम वेग, b बराबर u प्लस AT, ये भी एक फॉर्मूला है। s बराबर, v बराबर तो हो गया, एक s बराबर भी ले लीजिए, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक आप v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as का यूज कर लीजिए। ठीक है, लेकिन ये जो समीकरण है ये उस स्थिति में है जब कोई साधन जमीन पे चल रहा है, क्षैतिज जमीन पे चल, तब तो ये है। लेकिन जब हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो एक ही जगह पर माइनस जी हो जाता है। प्लीज थोड़ा सा भैया इसको समझ के जाइए, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। मेरे भाई, जब भी किसी वस्तु को हम पृथ्वी सतह से ऊपर फेंकते हैं तो अपने जो ये समीकरण है 1 2 3, ये समीकरण जो है आपके एक ही जगह पर माइनस जी करना होता है। तो कहने का मतलब ये जो समीकरण है ना, इसमें एक ही जगह पर माइनस जी, एक ही जगह पर माइनस जी, एक ही जगह पर माइनस, तीनों में ए है,
तीनों में ए है, इसलिए नए समीकरण आपके कुछ ऐसे बनते हैं, v बराबर u माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच भी लिख सकते हैं। जहां जहां एस आया है ना, एस 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 की जगह पर हम एच भी लिख सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर समझने इस पॉइंट को, जिसने सीख लिया तो बहुत खुशी की बात है, जो पहले से जानता है और खुशी की बात है। लेकिन एक बात क्लियर कर लो, जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ए की जगह पर माइनस जी कर लेना, ये कहानी फिक्स है। और अंतिम वेग जीरो रहेगा, ये क्वेश्चन में नहीं देगा। अंतिम वेग जीरो होगा, ये क्वेश्चन में नहीं देगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, सुनिए, आपको मैं प्लीज थोड़ी देर के लिए, ये मेरा पहला समीकरण है, दूसरा मेरा ये है एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये मेरा दूसरा समीकरण है ऊपर फेंकने पर, और पी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। अब एक छोटी सी बात को समझ लो, कुछ भाई थोड़े से अपने आप में ज्ञानी बनेंगे, लेकिन मेरे भाई इस पूरे इसमें समय नहीं दे रखा, पूरे क्वेश्चन में समय नहीं दे रखा, समय नहीं दे रखा। तो आप ऐसा फॉर्मूला चुनो जिसमें समय नहीं हो। मेरे भाई सीख इसको, ऐसा फॉर्मूला चुनो जिसमें समय नहीं हो। देख भाई, इस फॉर्मूले में समय दे रखा है, इस फॉर्मूले में समय दे रखा है, तो आप इन दोनों फॉर्मूलों का उपयोग मत करना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में टाइम नहीं दे रखा। जबरदस्ती क्यों लगा रहे हो? टाइम कहां से लाओगे ये बता दीजिए आप मुझे। तो भाई एक बार आप समीकरण नंबर 3 का यूज करिए। समीकरण नंबर 3 यूज कर रहा हूं, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। दोस्तों अंतिम वेग जीरो होगा, अंतिम वेग जीरो होगा, प्रारंभिक वेग आप ज्ञात कर रहे हो माइनस टू, जी का मान नहीं दिया, मैं 10 मान रहा हूं, और ऊंचाई क्वेश्चन में 20 दे रखी है, ऊंचाई क्वेश्चन में 20 दे रखी है, जीरो बराबर यू स्क्वायर माइनस 20 इंटू 20 400। प्यारे विद्यार्थियों जिसकी मैथ बहुत अच्छी है, यू स्क्वायर बराबर 400 होगा, यू स्क्वायर बराबर 400 होगा। प्रारंभिक वेग u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड होगा, प्रारंभिक वेग यहां पर 20 मीटर प्रति सेकंड होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। प्रारंभिक वेग जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। कितने भाइयों को समझ में आया? सीखो यार, अगर क्यों फालतू में, जब चीज नहीं बैठेगी ना परीक्षा में, फिर आप उल्टे सीधे समीकरण लगाओगे। गति के 3 समीकरण है जो कि मैंने यहां पर आपको बता दिए हैं। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये समीकरण तब लगाते हैं जब कोई ट्रक चल रहा है, कोई ट्रेन चल रही है, कोई जीप चल रही है, कोई बाइक रोड पे चल रही है, तब तो हम ये फॉर्मूले लगा लेते हैं। लेकिन मेरा भाई जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक ही जगह पर माइनस जी कर लेना, और अंतिम वेग फिक्स है, जीरो मानना पड़ता है। जिसका भी सही हुआ है बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किसी जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है। प्यारे विद्यार्थी कौन से जीव ऐसे हैं जो विखंडन से नए जीव बना लेते हैं? तो आपको अगर नहीं सुना हो तो मैं बता दूं, एक कोश के जीव होता है अमीबा। प्यारे विद्यार्थियों एक कोश के जीव अमीबा जो होता है, इसमें जो अलैंगिक जनन की जो क्रिया होती है वो विखंडन के द्वारा ही होती है। अमीबा का चित्र बहुत बार देखा होगा, एक से दो अमीबा, यह है द्विविभाजन द्वारा, द्विविभाजन, बाइनरी फिजन, द्विविभाजन के द्वारा इनमें अलैंगिक जनन होता है। दोस्तों ये जनन की ही बात हो रही है।
अमीबा 1 से 2 बन जाते हैं। मेनली वहां पर अलैंगिक जनन आपको देखने को मिलता है, अमीबा में ऐसा होता है। एक क्वेश्चन और, किसी वस्तु के विस्थापन का मान, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का मान शून्य होने के लिए कौन सी लाइन सही है? विस्थापन जीरो कब होगा? विस्थापन जीरो कब होता है? विस्थापन जीरो कब हो सकता है दोस्तों? जितने भी भाई लाइव क्लास को देखते हैं आप, हाइड्रा में विखंडन नहीं होता है, हाइड्रा अलग चीज है। हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। वहां पर अगर हाइड्रा का टुकड़ा करोगे तो नया हाइड्रा थोड़ी बनेगा टुकड़े से। हाइड्रा में सिर नहीं होता है दोस्तों। विस्थापन जीरो कब होता है? पहले तो विस्थापन किसको बोलते हैं, इधर देखो। मान लीजिए कोई वस्तु यहां से चलना स्टार्ट करती है, बिंदु ए से यहां से चलना स्टार्ट करती है, फिर बस्सी पहुंच गई, उसके बाद में जयपुर में जगतपुरा पहुंच गई, फिर उसके बाद में दौसा से चली थी और घूम घाम के पता चला कि बहुत पता नहीं कहाँ पे घूमी है, जयपुर में कहाँ कहाँ के घूम घाम के, और पता चला कि वो लास्ट में उसी बिंदु पर आके रुक गया, है ना भाई। कोई आदमी ए बिंदु से चला, घूम घाम के ए बिंदु पर आ गया। प्यारे विद्यार्थियों, विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु भी यही है। तो आपको यह देखना होता है, सबको पता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कौन सी है, सीधी दूरी कौन सी है, उसको देख लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, कोई चीज यहां से चली और घूम घाम के यहीं पर आके रुक गई तो इसका विस्थापन जीरो माना जाता है। प्रारंभिक बिंदु भी वही, अंतिम बिंदु भी वही, उसके बीच की दूरी अगर जीरो है तो विस्थापन भी जीरो, जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक समान हो। क्वेश्चन नंबर 13, विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर होता है। प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन करो। कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रजाति की आबादी की स्थिरता ला सकते हैं? भैया देखिए, इसके लिए एक ही शब्द है जिसका नाम है प्रजनन। भैया अगर आप प्रजनन करते रहोगे, अगर आप प्रजनन करोगे, आपकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी। अगर प्रजनन को स्थिर कर लिया, जनसंख्या भी स्थिर हो जाएगी। कहने का मतलब यहां पर एक शब्द है जिसका नाम है जनन। जनन के द्वारा जीव नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। तो इसमें स्थिरता लानी है तो उसके पीछे मेन रीजन जनन ही है। भाई अगर आप माहौल नहीं बनाओगे तो जनसंख्या रुक जाएगी, स्थिर भी तो हो सकती है, और माहौल बनाओगे जनसंख्या भी बढ़ेगी, है ना। तो माहौल का मतलब है जनन। चलिए, निम्नलिखित में से किस बिलियन की पहचान उसकी गंध से की जाती है? बढ़िया क्वेश्चन उठाया भाई साहब। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लगते ऐसे कि सीधे हैं, लेकिन बड़ा सोच समझ के उत्तर देना पड़ता है। ये भाई, कुछ भाई कह रहे क्या चल रहा है मेरा भाई, मैं आपको 2024 में जो 62 पेपर हुए थे, उन 62 पेपरों का सॉल्यूशन करा रहा हूं, और आज हम कर रहे हैं पेपर नंबर 10। इन सभी क्लासों की पीडीएफ आपको डावरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। स्पेस मत दीजिए और मुझे ढूंढिए टेलीग्राम पर। दोस्तों, अगर जल में नमक मिला हुआ है, क्या इसका पता आप गंध से लगा पाओगे? नहीं, गंध से इसका पता नहीं लगेगा। इसका पता किससे चलेगा? टेस्ट, स्वाद से पता लगा सकते हो इसका। जल में पोटेशियम परमैंगनेट मिला हुआ है, KMnO4। भैया KMnO4 का पता गंध से नहीं चलेगा, रंग से पता चल सकता है। इसका पता टेस्ट, स्वाद से पता लगेगा। जल में चीनी, भैया इसका पता गंध से नहीं चलेगा, इसका पता भी टेस्ट करके पता लगेगा। दोस्तों, जल में डिटॉल मिला हुआ है तो इसकी जानकारी हमें
गंध से मिल जाती है। एक क्वेश्चन बनाया है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी। ये मेरा गोलीय दर्पण है, ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस है, ये मेरी वक्रता त्रिज्या सी है। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, इसकी वक्रता त्रिज्या आर से किस प्रकार। अरे भाई आपने खूब पढ़ा होगा कि जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है दोस्तों। फोकस दूरी जैसे ये फोकस दूरी है, ये वाली, ये तो ये क्या है, इस दूरी की आधी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या 20 है ना तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 10। फोकस दूरी की बात कर रहा है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। 17 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, देखिए जितने भी भाई लाइव है, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं। यहां पर मैं आपको 2024 के 62 पेपर करा रहा हूं। 62 पेपर जो नए पेपर है, नए पेपर है, एकदम एकदम नए पेपर है ये 2024 वाले। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं 2022 ग्रुप डी के पेपर करा सकता हूं, यदि आप देखना चाह रहे हो तो। ग्रुप डी 2022 में 99 पेपर हुए थे और लोग कह रहे हैं कि 22 के पेपर दुनिया के सबसे अच्छे पेपर बनाए गए थे। अगर आप लाइव आओ, अगर आपकी कैपेसिटी हो तो मैं एक पेपर इधर, जो कि ये जो 62 पेपर है ना मेरे भाई, ये 62 पेपर लोको पायलट के हैं, टेक्नीशियन के हैं, आरपीएफ के हैं, जेई के हैं। ये जो 62 पेपर है, इन 62 पेपरों में ग्रुप डी का पेपर नहीं है, पर ये नए पेपर है, नया पैटर्न है, नए पेपर है, लेटेस्ट पेपर है। अगर आप एग्री हो, अगर पता चले कि मैं रात में पढ़ाऊं और मैं अकेला ही यदि भोंकूं तो शायद वो मजा नहीं आएगा। अगर आपके पास समय हो तो मैं आपके लिए 1 घंटे का टाइम रात को ही सेट कर सकता हूं। भैया अगर बताओ, 2 टाइम है मेरे पास, इसको तो मैं करा रहा हूं, 2 टाइम है, आप बोलिए। यदि आप एग्री हो तो एक टाइम तो है अपने पास रात को 9:30 से 10:30 का, एक टाइम तो ये है रात को भैया। एक टाइम तो ये है 9:30 से 10:30 का, और एक टाइम जो है ना भाई वो है 4 से 5 का। ये 2 टाइम है, इनमें से एक टाइम मैं आपके लिए सेट कर सकता हूं, यदि आप एग्री हो। आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, इस पूरे देश ने सुना है कि 2022 ग्रुप डी के जो 99 पेपर हुए हैं वो इस जगत के सबसे खतरनाक पेपर माने जाते हैं। लेकिन आपको लाइव आना पड़ेगा। तो आप मुझे एक बार थोड़ा सा बताइए कि कौन सा टाइम हम चुने, क्योंकि 8 से 9 में पढ़ा रहा हूं, 8 से 9 में पढ़ा रहा हूं, तो 8 से 9 तो मैं आपको ये पेपर कराऊंगा, 8 से 9 तक तो ठीक है, 8 से 9 तो चलता रहेगा। और एक पेपर में आपको थोड़ा सा गैप देके 9:30 से 10:30 करा दूं, ये लंबा हो जाएगा। या फिर एक टाइम अगर आप 4 बजे का चुन लो, अगर 4 बजे का चुन लीजिए टाइम तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी 8 से 9 तो क्लास हो ही रही है, फिर क्या बच्चा इतना लंबा नहीं जुड़ पाएगा। ग्रेड 3 के पेपर इसके बाद में आ रहे हैं, है ना। अब वो थोड़ा सा देखिए, अब हर आदमी तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन 8 से 9 तो मैं पढ़ाऊंगा ही, 8 से 9 तो मेरा कोर्स ये चलेगा ही चलेगा। अगली क्लास जो है
अगर आप कहो तो जी हां, मैं शेड्यूल लगवा देता हूं आपका। तो ठीक है, 4 से 5 आपका डन है। 4 से 5 का टाइम आपको दिया मैंने। ये पक्की कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा साथ देना, बस यही है यार। फिर ऐसा नहीं हो कि 2 पेपर है आपके लिए, एक क्लास और हम बढ़ा रहे हैं। ये क्लास रात को 8 से 9 चलेगी और ये क्लास शाम को 4 से 5 चलेगी। 4 से 5 चलेगी। ठीक है भैया। जो भाई नहीं देख पाए पीछे देख लेना, जो भाई नहीं देख पाता है तो पीछे देख लेना। प्लीज आपसे माफी चाह रहा हूं। हर आदमी का देखो टाइम में नहीं सेट कर सकता, लेकिन ये आपका फिक्स है। कल से ही कोशिश कर रहा हूं, कल से ही कोशिश कर रहा हूं। सब टीचर अच्छे मेरे भाई, कौन सा टीचर बुरा है इस दुनिया में। रेलवे वाले बेरोजगार भाई, हर टीचर अच्छा है। इस दुनिया का कोई भी टीचर बुरा नहीं है। अगर मैं ये कह दूं कि वो टीचर बुरा नहीं है, टीचर बुरे नहीं होते मेरे भाई, कुछ तो सिखाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 का आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 17, जी हां कल ही लगा दूंगा भाई, क्वेश्चन कल ही आपका लग जाएगा मेरा भाई। अब आपका कमेंट पढ़ लिया, नहीं तो तू बेरोजगार ही रह जाएगा। अब प्लीज एक बार क्वेश्चन नंबर 17 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 कहानी शुरू होती है रिक्त स्थान से। रिक्त स्थान, वो गया लाल डिब्बे में गया। एक ने 20 कमेंट कर दिए ऊपर नीचे, वो गया लाल डिब्बे में। जय हो। देखिए, रिक्त स्थान मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि रिक्त स्थान उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं से इनका पौधों के अन्य भागों तक वहन होता है। 2 क्वेश्चन है, अच्छे से सुनिए प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन ये है कि मिट्टी से, सीधा क्वेश्चन है एकदम, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मिट्टी से जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करेगा जाइलम। सुनिए, मिट्टी से जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम का है। ये काम एक डायरेक्शन में चलता है। प्लीज एक शब्द और सुनिए, एक शब्द और ऐड करो यहां पर। ये काम एक डायरेक्शन में होता है, एक डायरेक्शन में होता है। जी हां, कल क्लास लगाऊंगा शाम को 4 से 5। 4 से 5 ग्रुप डी का स्पेशल क्लास लगाऊंगा। पहले 2022 के पेपर कराऊंगा पूरे 99। प्यारे विद्यार्थियों, पत्तियों में जो भोजन बनता है, पत्तियों में जो भोजन बनता है वो ऊपर की तरफ भी जाएगा, वो नीचे की तरफ भी जाएगा, वो साइडों में भी जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, पत्तियों में जो भोजन बनेगा वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का होगा। अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फिर कह रहा हूं, जितने भी भाई लाइव है, कल शाम को 4 बजे से आपकी ग्रुप डी की स्पेशल क्लास लगाऊंगा। कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, ये 64 पेपर अलग से चलते रहेंगे। और ग्रुप डी वाले भाई मेरी क्लास को जो बाद में देखते हो, आपके लिए टाइम फिक्स हो चुका है। शाम को 4 से 5 ग्रुप डी के 2022 के 99 पेपरों का सॉल्यूशन भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल शाम को 4 बजे आपको क्लास के साथ जुड़ना है। एक क्वेश्चन और है भाई, क्वेश्चन नंबर 18, और प्रैक्टिस मजबूत करिए। किसी बिलियन के आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना करने के लिए निम्नलिखित के सूत्र, कल आया था ये, कल कल का फॉर्मूला है आयतन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। प्यारे विद्यार्थियों प्लीज गलती मत कर देना। विलेय पदार्थ का आयतन, आयतन विलेय 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 पदार्थ का आयतन, और नीचे विलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, दोनों नीचे दोनों का आयतन लेना है। विलेय पदार्थ का आयतन बटे में बिलियन का आयतन इंटू 100। कल बात हुई है इस फॉर्मूले की, कल आया हुआ फॉर्मूला है ये, कल का फॉर्मूला। नहीं 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 नहीं, द्रव्यमान थोड़ी लेना है, आयतन ही तो लेना है दोस्तों। आयतन प्रतिशत निकालना है। एक बार और चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है।
आयतन प्रतिशत निकालना है, कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी। जी हाँ दोस्तों, ये आयतन प्रतिशत वाला तो कल भी आया था क्वेश्चन। सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत, भैया एक बार इस क्वेश्चन को आप प्लीज और चेक करना। वैसे तो इसमें दोनों का आयतन ही लेना है। क्वेश्चन नंबर 18, एक मिनट, लेकिन एनसीईआरटी क्या कह रही है? वैसे तो ऑप्शन तो ए ही माना इन लोगों ने। हाँ भाई, एक बार इसको और चेक करना। मेरे हिसाब से भी ये जो एनसीईआरटी में जाके चेक करोगे ना, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन दे रखा है। जी हां, किसी विलयन के आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना करना के लिए निम्नलिखित में से, अब भाई एक बार इसको और चेक करूंगा मैं, इसको वापस से बाकी का एनसीईआरटी के अंदर इसका जवाब मेरे हिसाब से एनसीईआरटी कक्षा 9वीं में इसका फॉर्मूला आयतन की गणना, आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना करने के लिए एनसीईआरटी में तो भाई इसका आंसर सी माना है। रेलवे की किताब में इसका आंसर ए दिया है। एक बार फिर चेक कर लेंगे। जी हां, पक्का एक बार देख लेंगे भैया, ए और सी थोड़ा सा इसको कल के लिए रख लो। बाकी एनसीईआरटी में इसका जवाब विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ऊपर तो देखो ये शब्द तो फिक्स है, एक तो विलेय आएगा, नीचे तो बिलियन आएगा, विलेय और बिलियन, विलेय और बिलियन, और कहानी हर जगह है ये तो, बस आयतन की गणना करनी है। मेरे हिसाब से सी अभी राइट मानिए, बाकी का इसको एक बार कल चेक करके मैं वापस बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 और देख लो। किसी जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाता है, फिर कोशिका द्रव्य में जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अमीबा के बहुत क्वेश्चन परीक्षा में पूछे, अमीबा के, प्यारे विद्यार्थियों, अमीबा क्या करता है, जैसे कोई भोजन आता है तो पहले क्या करता है, ये एक रिक्तिका बनाता है और इस भोजन को लेके जाता है रिक्तिका के अंदर। यहां रिक्तिका में इसका पाचन होता है। दोस्तों, रिक्तिका में जब पाचन हो जाता है तो ये पचे हुए भोजन को कोशिका द्रव्य में भेज देता है। पचे हुए भोजन को कोशिका द्रव्य में भेज देता है और अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका झिल्ली से ही बाहर निकाल देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब एक बार फिर से अमीबा होगा। अमीबा, अमीबा पहले जैसे ही यहां भोजन आएगा, पहले एक रिक्तिका तैयार करता है और उसी रिक्तिका के अंदर भोजन का पाचन होता है। पाचन होने के बाद पचे हुए भोजन को कोशिका द्रव्य में भेज देता है और उसके बाद अपशिष्ट पदार्थों को इस कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर निकाल देता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टीकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं को संवहन करती है? प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है जो हमारे सिग्नल होते हैं विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं को पहुंचाने का काम तंत्रिका कोशिका करती है, न्यूरॉन इसका काम करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अभी आपको गर्मी लग रही है, तो इस सूचना को ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका है? न्यूरॉन्स का है। किसी ने पिन चुबाई, इस सूचना को न्यूरॉन्स तक पहुंचाने का काम कौन, सॉरी, मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, जिसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं
और जो स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आज फिर कह रहा हूं दोस्तों, 2022 के पेपर चेक कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। कल एक क्लास शाम को 4 से 5 होगी, जहां पर स्पेशल ग्रुप डी के लिए क्लास लगेगी। स्पेशल ग्रुप डी के लिए क्लास लगेगी, जहां पर ग्रुप डी 2022 के 99 पेपरों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जिसको अच्छा लगे कल शाम को 4 बजे थोड़ा सा एक बार अलार्म लगा लेना, थोड़ा हल्का सा अलार्म लगा लेना। 4 बजे डाबरा सर के ग्रुप डी के पेपर हम करने हैं। बाकी का 64 पेपरों का सॉल्यूशन मैं 8 से 9 कराता रहूंगा, तो हो जाएगा। टेंशन मत करो, धीरे 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 धीरे। बाकी का आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कोई भी अगर मिलने वाला भाई हो तो डाबरा सर का एक बैच है 299 रुपए का, मात्र 299 में ये साइंस 200 घंटे की विज्ञान आप पढ़ सकते हो डाबरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन से। 299। जिसको बुक मंगानी है ऑर्डर कर दीजिए, आपको एक नंबर दे देता हूं, इस पे आप बात करके बुक ऑर्डर कर दीजिए। ये नंबर है 8233, अपने ही कोचिंग के नंबर है, और साथ में 74 26 87 22 33। दोस्तों, अगर आपको बुक मंगानी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपना बुक जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं और मंगा लीजिए। वक्त है, हाथ से लिखी हुई है दोनों किताबें, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की 2 किताबें हैं, दोनों हाथ से लिखी हुई है। और इस किताब को मंगाने के लिए आप इन नंबरों पे बात करके ऑर्डर कर लीजिए। एप्लीकेशन से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलेंगे 4 से 5। किस किस को याद रहता है मैं देख लूंगा, है ना। कल 4 से 5। थैंक यू, धन्यवाद।